हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। और आप ये भी पूछ रहे हैं मेरे से कि मैं कैसा हूँ, तो मैं बता दूँ मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए आज से हम अपना एक नया एक्ट स्टार्ट करते हैं और उस एक्ट का जो नाम है वो है LLP एक्ट 2008। क्या है बच्चों एक्ट का नाम? जल्दी से मेरे साथ बोलेंगे कि एक्ट का नाम क्या है। वो है LLP एक्ट 2008 यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 ये एक्ट का नाम है। जैसा आपको एक्ट के नाम से ही पता लग रहा है, ये हमारी संसद ने 2008 में पास कर दिया था। 12 दिसंबर 2008 को ये पास किया गया था, लेकिन वो उस समय केवल बिल ही था, क्योंकि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने अपनी जो सहमति जताई थी, इसके ऊपर सिग्नेचर किए थे, वो जनवरी 2009 में किए थे। इसके कुछ प्रोविजन जनवरी 2009 से भी एप्लीकेबल नहीं हुए थे, वो मार्च 2009 से एप्लीकेबल हुए थे। तो ये तो खैर एक इंट्रोडक्शन है LLP का। ये तो पेपर में ज़्यादा आता नहीं है कि आपसे डेट पूछें वो कि कब ये बिल बना, कब संसद से पारित हुआ, कब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन हुए। तो ये इररेलेवेंट है, मतलब किसी भी तरीके से ये ना तो पेपर के लिए और ना नॉलेज के लिए काम की नहीं है। हाँ, फिर भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, तो वो मैंने बता दी, कभी आप इसे रटते फिरें। तो LLP एक्ट 2008 लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 ऐसा ज़रूरत क्यों पड़ी, नीड क्या थी इस एक्ट की? हमारे पास जब एक पार्टनरशिप एक्ट मौजूद है, हमारे पास कंपनी एक्ट अलग से मौजूद है, हमारे पास कोई भी अगर हमें बिजनेस करना है या तो प्रोप्राइटरशिप में कर सकते हैं, पार्टनरशिप में करना है तो पार्टनरशिप में कर सकते हैं, कंपनी बना के करना है तो कंपनी बना के कर सकते हैं। तो एक नया मॉडल क्यों गवर्नमेंट को ज़रूरत लगी कि नहीं, कंपनी ठीक है अपने आप में एक मॉडल है, पार्टनरशिप अपने आप में एक मॉडल है, लेकिन कहीं एक बीच में भी कुछ गुंजाइश है, कुछ वैक्यूम सा है, क्यों ज़रूरत लगी? देखिए मैं आपको बताता हूँ क्यों ज़रूरत लगी। मैं आपसे पूछता हूं कि सपोज कीजिए आप मार्केट है, मोबाइल मार्केट है, जो प्राइस है मोबाइल का मार्केट में, एक प्राइस तो है एंड्रॉयड फ़ोन का 5000 में मिल रहा है, एक प्राइस है 50,000 में मिल रहा है। क्या कोई भी मार्केट किसी भी चीज़ का, ये तो मैंने एक उदाहरण लिया है मोबाइल का, कपड़ों का मार्केट ले लीजिए, आप फ्रिज का, AC का, किसी भी चीज़ का मार्केट ले लीजिए, तो अलग अलग तरह के एक तरह से पायदान जरूर होते हैं। एक स्टार्टिंग रेंज होती है, फिर धीरे धीरे करके अलग अलग ब्रांड्स हैं, वो फिर एक हाई एंड रेंज पर भी चले जाते हैं, क्योंकि पब्लिक में हर तरह का आदमी मौजूद है। एक ही तरह का आप बिजनेस मॉडल बना के आप हर तरह के लोगों को कैसे सेटिस्फाइड कर सकते हैं? वो पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर आपने कंपनियों ने केवल, या तो कुछ कंपनियां हैं जो 5000 की रेंज का एंड्रॉयड मोबाइल निकाल रही हैं, और या कुछ कंपनियां हैं 50,000 रुपए का एंड्रॉयड मोबाइल निकाल रही हैं, तो क्या पब्लिक का हर एक व्यक्ति जो कॉमन पीपल है, क्या वो हर एक व्यक्ति सेटिस्फाइड हो सकता है? क्या हर एक व्यक्ति की जरूरत मोबाइल की पूरी हो सकती है कि अगर आपके पास दो ही प्राइस रेंज मौजूद हों? क्यों? क्योंकि 5,000 रुपए का जो मोबाइल होगा उसके फीचर्स इतने बढ़िया नहीं होंगे, वो देखने भी लुक एंड फील जो है वो अच्छी नहीं होगी। 50,000 रुपए का जो मोबाइल है वो बहुत हाई एंड चला गया, तो वो हर तरह का आदमी उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या पब्लिक में बस यही दो क्लास रहती हैं कि या तो 5,000 का खरीदिए या 50,000 रुपये का खरीदिए? अरे किसी के पास 5,000 का भी नहीं खरीदना, लेकिन उसमें 50,000 की भी जरूरत नहीं है, तो बीच में 10,000 रुपये की भी आपको रेंज
लगानी पड़ेगी, 12 की भी लगानी पड़ेगी, 15 की भी लगानी पड़ेगी, 20,000 रुपये की भी लगानी पड़ेगी, जिसकी जो पॉकेट अलाउ करती है, तो वो उस हिसाब से अपने स्टेटस के हिसाब से वो मोबाइल खरीद सके। तो गेटिंग दिस पॉइंट, क्या आप ये बात समझ रहे हैं? मैं इसी उदाहरण से फिर आपको एलएलपी की नीड क्रिएट करूंगा कि एलएलपी की नीड क्या है। कि अभी तक हमारे पास बिजनेस करने के लिए प्रोप्राइटरशिप को तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा अच्छे लेवल पर जाके बिजनेस करना है तो दो ही मॉडल मौजूद है, या तो आप पार्टनरशिप फॉर्म कीजिए, पार्टनर फर्म फॉर्म कीजिए, या फिर वो ज़्यादा अच्छा बड़ा करना है तो कंपनी एक्ट में अपने आप को फॉर्म कीजिए। एलएलपी जो एक्ट है वो एक मिडवे है बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एक्ट एंड एग्जिस्टिंग कंपनीज एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट में कुछ अच्छाइयां हैं लेकिन कुछ कमियां भी हैं। पार्टनरशिप एक्ट में कंपनीज एक्ट में काफ़ी अच्छाइयां हैं पार्टनरशिप के मुकाबले, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां हैं। कंपनी बनाना हंसी खेल तो है नहीं कि हर एक व्यक्ति बना ले। उसमें लीगल जो फॉर्मेलिटीज होते हैं, जो आपको डॉक्यूमेंट होते हैं वो काफ़ी रखने पड़ते हैं, उसके ऊपर खर्चा बहुत आता है। तो हमें ये भी तो देखना है कि क्या कंपनी बना के हमारा इतना काम चल पाएगा कि हम उस खर्चे को बियर कर सकें। लायबिलिटी तो लिमिटेड है। पार्टनरशिप एक्ट में क्या है कि आपके ऊपर कोई ऐसा बहुत ज़्यादा लीगल बर्डन नहीं आता है, पार्टनरशिप में बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं, रजिस्ट्रेशन भी उसका जरूरी नहीं होता है। पार्टनरशिप एक्ट जिन बच्चों ने पढ़ रखी है, सभी ने पढ़ रखी है, ज़्यादातर बच्चे स्टार्टिंग से ही ज्वाइन किए हुए थे। तो पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो उस केस में क्या होता है, लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी है। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, ठीक है। एंटरप्रेन्योर अगर आप समाज में रह रहे हैं तो दोनों तरह के लोगों की जरूरत है। अगर कोई आदमी रिस्क बियरिंग नहीं होगा, अगर वो सोचता है कि मुझे बिजनेस ही नहीं करना है, मैं तो नौकरी ही करूंगा, अगर सारे लोग नौकरी करने के पीछे चले जाएंगे तो नौकरी मिलेगी किसे, जब बिजनेस करने वाला ही कोई नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अगर कोई बिजनेस करने का साहस ले रहा है तो वो कहीं ना कहीं भला कर रहा है समाज का, क्योंकि वो जॉब सीकर नहीं है। हमारे साथ दिक्कत क्या है, जैसे चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं या बड़े बड़े नेता हैं, वो इस चीज को मोटिवेट करते हैं कि आप जॉब सीकर ना बने, बल्कि आप जॉब क्रिएटर बने। जॉब क्रिएटर वो होगा जो जॉब देगा, वो देगा जो अपना एक कोई काम करता होगा, कोई बिजनेस करता होगा, या उसने एक सर्विस सेक्टर में अपना कोई काम धंधा चालू कर रखा होगा। तो हर एक आदमी अगर जॉब गिवर हो जाए, यानी कि जॉब क्रिएटर हो जाए, तो भी काम नहीं चलने का। हर एक आदमी बिजनेस करने लगे तो उसके यहाँ नौकरी करने वाले कहाँ आएंगे, और अगर हर एक आदमी नौकरी ही करने लगे तो नौकरियां मिलेंगी कैसे, अगर बिजनेसेस बंद हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट का जो ध्यान है वो इस तरफ भी जाता है कि लोग बाग बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा करें, लेकिन बिजनेस करने में एक अपने आप में रिस्क है। कंपनी हम खोल नहीं सकते, कंपनी उन्हीं लोगों को सूट करता है जो अपने आप में काफ़ी बड़ी कैपिटल लगा के काम करना चाहते हैं, एक अच्छे लेवल पर काम करना चाहते हैं। जब भी कंपनी वर्ड आता है तो ऑटोमेटिकली एक परसेप्शन लोगों के दिमाग में आती है कि छोटी मोटी चीज़ तो होगी नहीं, बड़ी चीज़ होगी। लेकिन हर एक आदमी उस बड़े लेवल पर भी काम नहीं कर सकता। अब वो चाहता है कि पार्टनरशिप एक्ट बना लूं, लेकिन रिस्क है उसमें कि आज मैं अपने घर से 20 लाख रुपए लगा रहा हूं, मुझे जब मैं मार्केट में काम करूंगा तो उधार की भी जरूरत पड़ेगी। उस केस में अगर मैं बिजनेस नहीं चल पाया, मेरा सर्विस सेक्टर नहीं चल पाया, तो जो 20 लाख रुपए डूबा वो तो डूबा ही डूबा। बल्कि हो सकता है अगर मैं बाहर के पैसे उधार ले रखे हैं मैंने, तो उन्हें चुकाने के लिए मेरे घर के बर्तन भी सेल हो जाए। तो क्या कुछ प्रोटेक्शन देनी नहीं चाहिए? ये प्रोटेक्शन कंपनी एक्ट में तो मिली हुई है कि आप कंपनी खोलिए तो आपको जितना आप पैसा लगा रहे हैं निश्चिंत हो जाइए कि आपका मैक्सिमम उतना डूबेगा, उससे आगे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग तैयार हो सकते हैं बिजनेस करने के लिए, इससे गवर्नमेंट की भी परेशानी खत्म हो सकती है कि जो लोग चिल्लाते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हम क्या करें, हम भुखमरी के कगार पर हैं, बेरोजगार हैं। लेकिन वो तभी तो होगा अगर लोग बाग आगे आएंगे बिना इस डर के कि हमारे साथ कि हमारा जो कैपिटल लगी है वो भी डूब गई और हमारे घर के बर्तन भी बिक गए। तो कहीं ना कहीं उन्हें एक सेटिस्फैक्शन, मेंटल सेटिस्फैक्शन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कि देखिए आप अपना रिस्क कैलकुलेट कीजिए कि मैं 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख जो भी किसी का है
उतना तो रिस्क ले सकता हूं, लेकिन इस बात की चिंता छोड़ दीजिए 50 लाख के बाद भी आपका डूब जाएगा, लेकिन वो तब आएगी चीज जब लायबिलिटी आपकी लिमिटेड हो। पार्टनरशिप में दिक्कत है, लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, घर के बर्तन भी बिक सकते हैं। ये फीचर कंपनी में आता है लिमिटेड लायबिलिटी, लेकिन उस फीचर को अवेल करने के लिए आपको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटी से, बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट से, जिसमें खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है, तो उससे होके गुजरना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि दोनों के पार्टनरशिप एक्ट के कुछ फीचर जो अच्छे अच्छे हैं वो उठा लें, और कंपनी एक्ट के जो फीचर हैं कुछ अच्छे अच्छे वो उठा लें। उन दोनों को कंबाइन करके लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 बनाया गया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि क्या हम पढ़ने जा रहे हैं यहां पर, क्या हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट 2008 में, कि जो फीचर्स, कुछ फीचर्स कंपनी एक्ट के उठा लिए गए, जैसे लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी वो कंपनी एक्ट का उठा लिया है। इसके अलावा आपको मिनिमम पेड अप कैपिटल की या इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है पार्टनरशिप में, तो उस तरह का जो फीचर्स है हमने पार्टनरशिप का उठा लिया है। तो कुछ फीचर पार्टनरशिप के उठा लिए हैं, कुछ फीचर आपने कंपनी के उठा लिए हैं, और दोनों को मिला के एक बीच का रास्ता निकाला गया है, जो एक वैक्यूम था, उस वैक्यूम को फिलअप करने की कोशिश की गई है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर बाजार में दो ही तरह के मोबाइल हैं, एक 5,000 रुपये की रेंज का, एक 50,000 रुपये की रेंज का है, तो बहुत सारे लोग मोबाइल खरीदने से वंचित हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही मार्केट में 10,000, 20,000, 30,000 रुपये के मोबाइल आएंगे, तो बहुत सारी जो नई पब्लिक है जो अभी तक मोबाइल नहीं खरीद पा रही थी, क्योंकि ना तो उन्हें 50,000 रुपये की रेंज पर जाना था और ना ही उन्हें 5,000 रुपये की रेंज पर जाना था, तो वो पब्लिक जो अभी तक नहीं खरीद पा रही थी मोबाइल, वो भी पब्लिक खरीद पाएगी मोबाइल को। तो आई थिंक लॉजिक समझ गए होंगे आप कि इस एक्ट का लॉजिक क्या है, और इस पार्टनरशिप एक्ट की जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। इसमें जो टोटल हैं सेक्शन हैं 81 सेक्शन है, 81 सेक्शन है, वो 4 शेड्यूल है, 4 शेड्यूल हैं। ऐसा नहीं कि 81 सेक्शन सारे के सारे आपको पढ़ने हैं, कम ही सेक्शन आपको पढ़ने हैं, और ऐसा भी नहीं है कि जो ये एक्ट है ये आपका सी इंटरमीडिएट में यहीं पढ़ना है, यहीं खत्म करना है। केवल आपका जो एक्ट है सी इंटरमीडिएट में वो कंपनी एक्ट है जो आगे जाएगा। तो 81 सेक्शन है, 4 शेड्यूल है। जो शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 है उसमें राइट्स एंड लायबिलिटीज of a partner, rights and liabilities of a partner और LLP, यानी कि पार्टनर्स की क्या लायबिलिटीज होंगी, पार्टनर्स के क्या राइट्स होंगे, LLP की क्या लायबिलिटीज होंगी और LLP के क्या राइट्स होंगे, इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, यानी कि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो इन एब्सेंस ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटी पार्टनर्स की या LLP की क्या होंगी, इट इज गिवन इन शेड्यूल 1। इस तरह समझ लीजिए जैसे अगर एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा हुआ हो कि व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर, तो एक्ट अपने आप में बता देता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर शैल बी इक्वल। तो वहां सेक्शन में ही लिख दिया गया है राइट्स एंड लायबिलिटी। यहां पे इसका एक शेड्यूल बना दिया गया है जिसका शेड्यूल का नाम आ गया शेड्यूल 1। चाहते तो ये 81 सेक्शन है, 82 भी कर सकते थे, और 82 सेक्शन में से कहीं भी किसी भी सेक्शन में राइट्स एंड लायबिलिटी डाल सकते थे, लेकिन वो अलग अलग तरीका है एक्ट बनाने का, उससे में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, पता होना चाहिए कि शेड्यूल 1 में क्या है, ये पूछा जा सकता है आपसे शेड्यूल 1 में क्या है। शेड्यूल 2 जो है, शेड्यूल 2 जो है वो किस चीज का है, वो है कन्वर्जन ऑफ फर्म। आज थोड़ा सा सॉफ्टवेयर कुछ दिक्कत कर रहा है, आप देख रहे होंगे बार बार थोड़ा सा राइटिंग में है, लेकिन चलिए इसे मैनेज कर लीजिए। शेड्यूल 2 जो है कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू LLP, कन्वर्जन ऑफ फर्म
इनटू LLP, फर्म का कन्वर्जन LLP में करना, यानी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म है तो कुछ लोग चाहते हैं कि यार अभी तक हम मजबूरी में फर्म के रूप में काम कर रहे थे क्योंकि हम कंपनी बना नहीं सकते थे, कंपनी की जो डॉक्यूमेंट हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज है वो हमें पूरी नहीं करनी, लेकिन अब बीच का रास्ता आ गया, तो बीच का रास्ता आ गया तो वो क्या करेंगे, LLP में अगर चाहते हैं तो कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, शेड्यूल 2 में पूरे प्रोविजन दिए हुए हैं। शेड्यूल 3 ये है कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू LLP। अभी तक कुछ लोग हो सकता है प्राइवेट कंपनी बना के काम कर रहे हों, लेकिन वो चाहते हैं, मजबूरी है कि फर्म के रूप में भी काम नहीं करना चाहते थे, थोड़ा सा अपने आप का स्टेटस बड़ा रखना चाहते थे, लेकिन स्टेटस के चक्कर में वो मरे जा रहे हैं क्योंकि उतने प्रॉफिट हो नहीं रहे, जो लीगल फॉर्मेलिटी उन्हें पूरी करनी पड़ती है। तो क्योंकि बीच का रास्ता आ गया तो थोड़ा सा अपने आप को डाउनग्रेड करना चाहते हैं तो वो डाउनग्रेड कर सकते हैं अपने आप को LLP में कन्वर्ट करा के। दिस इज शेड्यूल 3। और एक है शेड्यूल 4, ये अनलिस्टेड कंपनी अगर कन्वर्ट होना चाहे LLP में तो कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड कंपनी इनटू LLP। अनलिस्टेड कंपनी का अगर LLP में कन्वर्जन करना चाहें तो वो कैसे कन्वर्जन हो सकता है, तो दिस इज शेड्यूल 4। तो जल्दी से बताइए कि कितने सेक्शन है इसके अंदर। 81 सेक्शन है, 4 शेड्यूल हैं। पूरे के पूरे 81 सेक्शन आपको नहीं करने हैं, उसकी घबराने की जरूरत नहीं है कि आप सोचें कि 25 सेक्शन जो कंपनी एक्ट के थे वो नहीं करने में बात लग गई, दिमाग का दही हो गया। यहाँ तो 81 सेक्शन है, यकीन मानिए उससे बड़ा छोटा सा है, वहाँ तो आपको 16 क्लास लगी हैं, यहाँ मैक्सिमम 3 to 4 क्लास लगेंगी। और जो पेपर में इसका मार्क्स हैं जो आ सकते हैं वो 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। 1 नंबर ऊपर नीचे हो ही सकता है, 6 नंबर तक भी जा सकता है। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि कितने सेक्शन और कितने शेड्यूल है। शेड्यूल 1 क्या कहता है, शेड्यूल 1 कहता है राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द LLP इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर। तो अगर स्पेसिफिक कुछ एग्रीमेंट है पार्टनर के बीच में, जैसे पार्टनर डीड आप बना देते हैं, तो वैसे यहाँ पे भी हो सकता है। तो अगर वो है तो ठीक है, नहीं है तो एक मॉडल हमने राइट्स एंड लायबिलिटीज बना रखे हैं, लॉ मेकर्स ने खुद ब खुद आपको राइट्स एंड लायबिलिटीज बना के दे रखे हैं। शेड्यूल 2 जो है, अगर एक एग्जिस्टिंग फर्म को आप LLP में कन्वर्ट कराना चाहें तो उसका क्या तरीका है, वो आपका शेड्यूल 2 में गिवन है। शेड्यूल 3 में है कि कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू LLP अगर करनी है तो कैसे करनी है, और शेड्यूल 4 में है कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड कंपनी इनटू LLP। तो ये 4 शेड्यूल हैं, तो पता होना चाहिए आपको किस शेड्यूल में क्या क्या है। तो देखिएगा नोट्स पे अगर हम बात करते हैं तो शुरुआत में चैप्टर ओवरव्यू दे रखा है, वो तो बात की बात है कि चैप्टर ओवरव्यू में क्या है। थोड़ा सा अगर आप देख रहे होंगे तो ऊपर की लाइन कटी भी आ रही है, मैं दोबारा से इसे पेज को वापस करने की कोशिश करता हूं। चलिए खैर, नोट्स में पूरे हैं, ये किसी वजह से टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अगर आप देख रहे हो तो ये लाइन कटी भी आ रही है। इसमें बस इतना ही लिखा हुआ है शुरू के पैराग्राफ में कि कब ये एक्ट पास हुआ था संसद से, कब पार्लियामेंट के सिग्नेचर हुए थे, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो जो आपके पास नोट्स गए हुए हैं वो आपके कंप्लीट हैं, उसमें लाइन गायब नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो आपके नोट्स हैं मैंने आपके ऐप पर डाल दिए हैं, आपको मिल गए होंगे स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट जो है द LLP एक्ट 2008 हैड 81 सेक्शन एंड 4 शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है, म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनर एंड LLP एंड इट्स पार्टनर एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट ऑन सच मैटर। सेकंड शेड्यूल क्या कहता है, कन्वर्जन फ्रॉम फर्म इनटू LLP। थर्ड शेड्यूल क्या कहता है, कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट कंपनी इनटू LLP। फोर्थ शेड्यूल क्या कहता है, कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू LLP। तो जैनब का क्वेश्चन है शेड्यूल 4 बताइएगा अगेन बिकॉज वॉइस वाज नॉट क्लियर प्लीज।
तो बेटा जैनब, फोर्थ शेड्यूल ये कहता है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को अगर एलएलपी को में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना पड़ेगा। तो एक चीज और आप इससे मीनिंग निकालिए, अगर कोई पूछता है आपसे कि क्या आप पब्लिक कंपनी को भी, लिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो जल्दी से बताइए कि क्या आपका जवाब रहेगा। कैन यू कन्वर्ट लिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी? कैन यू कन्वर्ट एग्जिस्टिंग लिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी? क्या ये पॉसिबल है? हर्ष का जवाब है नो। वेरी गुड हर्ष, क्योंकि कोई प्रोविजन दिया हुआ ही नहीं है। प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट कन्वर्ट एग्जिस्टिंग लिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखिएगा, नेक्स्ट पेज पर देखिएगा, इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिंग पावर है, जैसे अगर हम बात करते हैं कंपनी एक्ट की एडमिनिस्ट्रेटिंग पावर किसके पास है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास और मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर। ये दो एक तरह से संस्थाएं हैं जो पूरे के पूरे कंपनी एक्ट को एडमिनिस्टर करती हैं, कहाँ पे क्या चल रहा है, कोई शिकायत है, हमें क्या नियम बनाने हैं। पार्टनरशिप एक्ट को एडमिनिस्टर करने की क्या कोई संस्था है? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा ताकतें नहीं है, क्योंकि फर्म का रजिस्ट्रेशन वैसे भी जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जरूर है, कुछ आपको बताने के लिए, करने के लिए। एलएलपी जो एक्ट है 2008, ज़्यादातर करेक्टरिस्टिक्स जो है अच्छी अच्छी करेक्टरिस्टिक कंपनी वाली हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स ही पार्टनरशिप वाली हैं जो एक फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं पार्टनर को, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी में मेंबर्स को नहीं मिल पाती है। तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास है। और सेंट्रल गवर्नमेंट समय समय पर इसके लिए नियम बना सकती है, रूल्स बना सकती है एलएलपी एक्ट 2008 के लिए। तो ये नेक्स्ट पेज पर ये बात लिखी गई है। द मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर, एमसीए एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी आर इंटरेस्टेड, विश्वास उसके ऊपर किया गया है, विद द टास्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द एलएलपी एक्ट 2008। अलग से भी संस्था बना सकते थे गवर्नमेंट, अलग से खर्चा करना पड़ता, ज्यादा अच्छा है जो एग्जिस्टिंग संस्था है उसके ऊपर ही काम का लोड डाल दीजिए, एक्स्ट्रा काम का लोड डाल दीजिए। जो पहले कर रही थी वो तो लोड था ही, वर्कलोड, उसके अलावा इसका भी लोड उसके ऊपर पड़ गया। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू फ्रेम द रूल्स विद रिगार्ड टू द एलएलपी एक्ट 2008 एंड कैन अमेंड देम बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट फ्रॉम टाइम टू टाइम। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है रूल्स बनाने की, एलएलपी एक्ट से नोटिफाई करके ऑफिशियल गजेट में वो समय समय पर इनमें बदलाव भी ला सकती है। तो जल्दी बताइए कि यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर कुछ एक डेफिनेशन इसमें पढ़ते हैं जो काम में आएंगी। किसी भी एक्ट को पढ़ने से पहले उसकी वोकेबलरी हमें पता होना चाहिए, और लॉ में जो वोकेबलरी होती है वो उसकी परिभाषाएं होती हैं, डेफिनेशन होती हैं, जो शब्द बार बार उस एक्ट में यूज होंगे तो वो पता होने जरूरी हैं। तो मैं आपके सामने लेके आया हूं जो एलएलपी एक्ट में कॉमन डेफिनेशन है जो बार बार यूज होंगी, वो डेफिनेशन मैं आपके सामने लेके आया हूं। डेफिनेशन तो बहुत सारी होती हैं, वो सारी काम की नहीं होती हैं। सबसे पहली डेफिनेशन, एलएलपी एक्ट का जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो क्या होगा? एलएलपी एक्ट का जो फाइनेंशियल ईयर होगा ऑलवेज क्या होगा आपका? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। सर ये तो कंपनी एक्ट वाला ही है। बिल्कुल बच्चों, कंपनी एक्ट वाला ही है फाइनेंशियल ईयर, लेकिन थोड़ा सा चेंज जरूर है इसमें। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के केस में कंपनी में क्या होता था कि अगर आप 31 दिसंबर के बाद कंपनी बनाते थे, यानी 1 जनवरी इसके बाद बनाते थे, तो उसमें आपको 15 महीने का फाइनेंशियल ईयर हो जाया करता था। सपोज कीजिए आपने कंपनी बनाई 1 जनवरी 2022 को, तो पहला फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 मार्च 22 तक नहीं होगा, बल्कि 31 मार्च 23 हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंपनी फॉर्म करते हो पहली बार 31 दिसंबर 2021 को, तो उस केस में 31 मार्च 2021 ही रहेगा। एक तरह से 3 महीने का ही फाइनेंशियल ईयर रहेगा।
यहां पर वो 31 दिसंबर की जो डेट है वो डेट है यहाँ पे 30 सितंबर। यानी कि अगर आप 31 सितंबर से पहले बना लेते हैं तो डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी से लेकर अगला जो ईयर है उसकी 31 मार्च हो जाएगी। लेकिन अगर 30 सितंबर के बाद बनाते हैं तो अगले ईयर से भी अगले ईयर की 31 मार्च होगी। तो एक तरीके से यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो करीब करीब 18 महीने 20 महीने का भी फाइनेंशियल ईयर, पहला फाइनेंशियल ईयर पहुंच सकता है। तो देखिएगा कितना आता है। फाइनेंशियल ईयर इन रिलेशन टू एलएलपी मीन्स द पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ ए ईयर टू द 31st डे ऑफ मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। फॉलोइंग का मतलब अगला, कि एक ईयर के पहले अप्रैल से लेकर अगले ईयर की 31 मार्च तक। However, in the case of LLP incorporated after the 30th day of September of a year, after 30th day of September of a year यानी कि 1 अक्टूबर उसके बाद, the financial year may end on 31st day of March of the year next following that year, यानी अगले ईयर को भी छोड़ के उसका अगला ईयर। तो एक बार देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं लिखवाता हूं तो आप भी मेरे साथ लिखेंगे क्वेश्चन को। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी, डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी क्या है? ये है आपकी 4 अक्टूबर 2022, 4 अक्टूबर 2022। व्हाट इज फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर? व्हाट इज फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर? जल्दी से मुझे बताइए कि पहला फाइनेंशियल ईयर क्या होगा। व्हाट इज फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर? साथ के साथ में दूसरा क्वेश्चन भी इतने आप सोचिए। डेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी इज इक्वल टू 30th September 2022। व्हाट इज फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर? व्हाट इज फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर? जल्दी से बताइए, पहले केस में क्या होगा, दूसरे केस में क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। मानस, चलिए मैं मानस से पूछता हूं। मानस, पहले केस में बताइएगा कि क्या रहेगा। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, तो जल्दी से मानस बताएंगे कि क्या होगा। मानस ने कहा 31 मार्च 2024। ये पहले क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं मानस या दूसरे क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं? जल्दी बताइए मुझे, ये पहले क्वेश्चन का आप आंसर बता रहे हैं या दूसरे क्वेश्चन का आप आंसर बता रहे हैं? सर फर्स्ट, वेरी गुड। तो क्योंकि ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 30 सितंबर से आगे जाके, यानी कि 1 अक्टूबर के बाद, 1 अक्टूबर या 1 अक्टूबर के बाद, तो उसमें जो पहला फाइनेंशियल ईयर होता है वो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेकर जो नेक्स्ट ईयर आएगा उससे भी जो नेक्स्ट ईयर है उसकी 31 मार्च। तो 31 मार्च 2024 इट इज द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर इन केस ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में आप बताइए कि क्या फाइनेंशियल ईयर होगा। तो जल्दी जैनब बताएंगे इस बार। जैनब बताइएगा 30 सितंबर 2022 से लेकर किस डेट तक। जैनब आंसर भेजेंगे जल्दी से अपना। तो 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023। सारे बच्चे बहुत होशियार हो गए हैं, तो सबको ये पहली फाइनेंशियल ईयर की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई है। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन आपको क्लियर है या कोई शक शुबा है अभी तक? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन आपको क्लियर है या कोई डाउट है? एब्सोल्युटली क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए
नेक्स्ट डेफिनेशन पर आते हैं, पार्टनर्स। सेक्शन 5 कहता है कि पार्टनर कौन हो सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, अब कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है। इंडिविजुअल भी पार्टनर बन सकता है एलएलपी में, और बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर बन सकती है। हाउएवर कुछ इंडिविजुअल को मना कर दिया गया है कि वो एलएलपी में पार्टनर नहीं बन सकते हैं। कुछ लोगों को मना कर दिया गया है कि वो पार्टनर नहीं बन सकते। इंडिविजुअल के लिए लगता है अगर वो अनसाउंड माइंड के डिक्लेयर्ड कर दिए गए, इफ इज फाउंड टू बी अनसाउंड माइंड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। अब हो सकता है अनसाउंड माइंड के हों, लेकिन अभी तक कोर्ट ने, कॉम्पिटेंट कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आया हो, तो उनके ऊपर ये प्रतिबंध लागू नहीं होता है। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट का तो मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर डेट पर कोर्ट का ऑर्डर आएगा और जो इंडिविजुअल है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन एक होता है डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, एक होता है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब है कोर्ट का आदेश आया, जब कोर्ट का आदेश आता है तो सारी की सारी एसेट की लिस्ट बनाई जाती है, लाइबिलिटीज की लिस्ट बनाई जाती है। एसेट की लिस्ट बना के लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स वगैरह में वो बांट दी जाती है। पूरा पैसा नहीं मिलता है, तभी तो वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ है। लेकिन अब क्या होता है कि क्रेडिटर्स को कुछ तो मिलेगा ना। अगर आदमी इंसॉल्वेंट हो रहा है तो धीरे धीरे करके तो स्थिति और गंभीर होती जाएगी, उसका पैसा लुटता चला जाएगा, तो बेचारे क्रेडिटर्स को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इस वजह से क्रेडिटर्स क्या करते हैं, समय रहते हुए व्यक्ति को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कराते हैं। अब कोर्ट क्या करती है, सारी संपत्ति अपने कब्जे में लेती है और फिर उनके क्रेडिटर को बांटती है। लेकिन जिस दिन वो बांटने का काम प्रोसेस पूरा हो जाता है तो उस दिन कोर्ट एक पर्टिकुलर डेट पर ऑर्डर पास करती है, वो डिस्चार्ज हो जाता है। यानी कि अब अपनी सारी पुरानी लाइबिलिटीज आप फ्री हो, नई जिंदगी आप दोबारा से जी सकते हो, नए कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हो। पुराने जो लेनदार हैं आपके, वो आपको परेशान नहीं कर सकते। अगर परेशान करें तुम्हारे पास आ जाइएगा, उनके हम वाट लगा देंगे। इसे कहते हैं अनडिस्चार्ज और डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट में अंतर। तो अगर आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो नहीं बन सकते, डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गए तो आप बन सकते हैं, नया जीवन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और तीसरा केस है, अगर आपने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कराने के लिए प्रार्थना पत्र भी दे दिया है। समझिएगा, अगर क्रेडिटर प्रार्थना पत्र देते हैं तो आप अभी भी क्या कर सकते हैं, एलएलपी में पार्टनर बन सकते हैं, ठीक है, जब तक कि कोर्ट क्या है ऑर्डर पास ना करे आपके इंसॉल्वेंट होने का। लेकिन अगर आपने खुद ब खुद ही प्रार्थना पत्र दे दिया कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करा दीजिए, तो जिस दिन से आप प्रार्थना पत्र देंगे, एप्लीकेशन देंगे, उसी दिन से आप एलएलपी एक्ट के पार्टनर बनने से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अंतर को बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। एन इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में बी पार्टनर इन एलएलपी, हाउएवर एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बिकम पार्टनर ऑफ एलएलपी इफ he had been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force। अगर उसे डिक्लेयर कर दिया गया, अगर आप डिक्लेयर नहीं है तो आप आराम से एलएलपी में पार्टनर बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है। तीसरे केस में वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हुआ नहीं है, लेकिन आपने हियर अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड। एडजुडिकेटेड होता है ऑर्डर, ऑर्डर का नाम है, इंसॉल्वेंसी के ऑर्डर को एडजुडिकेटेड के नाम से ज्यादा अच्छा पुकारा जाता है। Here applied to be adjudicated as insolvent and his application is pending। अगर क्रेडिटर ने आपके खिलाफ एप्लीकेशन लगाई है कि जज साहब ये हमारे उधार नहीं चुका रहे हैं, तो इसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कीजिए, इसकी सारी संपत्ति को कब्जे में लीजिए और हमें बांटना स्टार्ट कीजिए, तो खाली एप्लीकेशन के आधार पर कोई व्यक्ति, अगर कोई भारी आदमी एप्लीकेशन लगाता है तो आप अभी डिस्क्वालीफाइड नहीं हुए टू बिकम ए पार्टनर इन एलएलपी। वो तब डिस्क्वालीफाइड होंगे जब दूसरा पॉइंट लगेगा, यानी कि अगर आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर्ड हो चुके हैं और अनडिस्चार्ज हैं, लेकिन आप खुद ब खुद एप्लीकेशन लगा रहे हैं। अब आप सोचेंगे खुद ब खुद क्यों एप्लीकेशन लगाएंगे, भैया लेनदारों की भीड़ आ रही है, रोजाना गाली गलौज करके जाते हैं आपके मकान के सामने में, आपको बेइज्जती फील होती है, भाग भी नहीं सकते आप, तो उस केस में अच्छा है इंसॉल्वेंसी एक्ट इतने आपको सहूलियत देता है कि आप अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कराइए। प्रॉपर्टी तो अब रही भी नहीं है आपके पास, वैसे भी नहीं रही, अरे फटाफट जो भी देना दुआना है वो दीजिए, और उस केस में फिर आप लेनदार से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं लीगली, और आपको कोई भी लेनदार परेशान नहीं कर सकता है, और अगर परेशान करेगा तो मानहानि का दावा उनके खिलाफ उल्टा पड़ सकता है।
तो मानस आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप कॉल कर सकते हैं मुझे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हाँ या ना के नहीं होते हैं। तो आप बताइए मुझे कि क्या क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, इमीडिएटली आप मुझे कॉल कीजिए और मैं आपका जवाब देता हूं। आप अपने क्वेश्चन को समझाइए मुझे जल्दी से। इमीडिएटली यू कैन कॉल मी टू आस्क द क्वेश्चन। जल्दी से मैं वेट कर रहा हूं आपके फोन का, सो दैट आई कैन आंसर योर क्वेश्चन। बताइए जी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट पार्टनर अगर जल्दी से मतलब डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं बने तो वो क्रेडिटर्स के लिए हार्मफुल हो सकता है ना? अगर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट जल्दी से डिस्चार्ज ना बने तो क्रेडिटर के लिए हार्मफुल हो सकता है। कैसे, थोड़ा सा समझाइए मुझे कि क्रेडिटर के लिए कैसे हार्मफुल होगा। तो मतलब जल्दी अगर वो डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट ना हुए तो मतलब क्रेडिटर्स को पैसा नहीं मिल पाएगा ना। अभी जैसे आपने बताया घर के बाहर वो कुछ गलत कह के जाते हैं, अगर उन्हें क्रेडिटर के लिए हार्मफुल क्यों होगा? देखिए, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होने में इतना ही तो अंतर होता है कि कितना लंबा समय लग जाए उसकी प्रॉपर्टी की लिस्ट बनाने में और बंटवारा करने में। अब जितनी भी एसेट्स हैं ना इंसॉल्वेंट आदमी की, वो सारी कोर्ट की निगरानी में होती हैं। अब इंसॉल्वेंट आदमी का जो कंट्रोल है वो खत्म हो जाता है उसके ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि क्रेडिटर को नुकसान होगा। अब जितना लंबा प्रोसेस होगा, कोर्ट जानबूझ के तो लेट करेगी नहीं उस चीज को, लेकिन डिपेंड अपॉन कि जो इंसॉल्वेंट व्यक्ति है वो कितना छोटा इंसॉल्वेंट है, कितना बड़ा इंसॉल्वेंट है। जो बड़ा आदमी होगा उसकी लिस्ट बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रेडिटर्स के खिलाफ कुछ होगा। और ना ही ऐसा है कि जो इंसॉल्वेंट व्यक्ति है उसके खिलाफ, जिस दिन भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है उसी दिन क्रेडिटर्स दरवाजे पर नहीं आ सकते, उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। ये क्लियर है, क्योंकि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है व्यक्ति। मतलब पैसा पहुंचने में उसमें ज्यादा लंबा टाइम भी लग सकता है। हाँ, टाइम लंबा लग सकता है। आप इस तरह सोचिए ना, अगर मैं आपसे पूछूं मकान बनाने में कितना समय लगेगा, आप क्या जवाब देंगे इस चीज़ का? डिपेंड करेगा ना। आप 50 गज का मकान बना रहे हैं, उस 50 गज के मकान में भी किस तरह का निर्माण सामग्री आप यूज कर रहे हैं। एक 500 गज की कोठी बन रही है, 1000 गज की कोठी बन रही है, तो कोई एक रूल थोड़ी है इसमें कि कितना कम समय और कितना ज़्यादा समय लगता है। अब पिछले जैसे 2 साल से हमारा मतलब पीछे आपने देखा होगा कोरोना काल चल रहा है, तो उसमें कोर्ट बन रही तो वो ज़्यादा समय लग जाएगा। गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो चलिए, ठीक है। अब देखिए, सभी बच्चों को क्वेश्चन भी क्लियर हो रहा होगा, मेरा आंसर भी। अभी छोटे से क्वेश्चन है, जब आप लिखते हैं ना तो कुछ क्वेश्चन ही लिख के हो सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हो सकते हैं, हाँ या ना के। लेकिन जहां पर थोड़ा डिस्कशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि प्लीज मुझे कॉल कर लीजिए, उसका जवाब एकदम आपको मिल जाएगा। और बाकी बच्चों के लिए भी फायदा रहेगा इस चीज में कि प्रॉपर जब डिस्कशन होता है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहे हैं वो आप अपने क्वेश्चन को कई बार आप लिख के क्लैरिफाई नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो अगली 2 या 3 क्लास और लगेंगी LLP एक्ट में। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।